नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार दे दिया है। ये वो विधायक थे जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करते हुए अपने ही सरकार को सियासी चक्रवात में झोंक दिया था। क्रॉस वोटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में हलचलें तेज हो गई थी। सवाल उठ रहे थे कि आखिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अपनी डोलती कुर्सी को कैसे बचाएंगे और भाजपा के सियासी जोड़-तोड़ का जवाब कैसे देंगे। बताएं कि 2 दिन के चले हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद सुक्खू सरकार ने राजनीति के इस अप्रत्याशित खेल में एक प्रबल चाल चलकर वापस स्थिरता हासिल कर ली है। बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करते हुए न केवल सुक्खू सरकार ने भाजपा के दांव को ध्वस्त कर दिया, बल्कि साथ ही मुख्यमंत्री सुक्खू पार्टी के अन्य खेमे को पहली बड़ी मात देने में कामयाब हुए। सवाल है कि ये हुआ कैसे, और उससे भी बड़ा प्रश्न ये है कि चोट खाए बागी अगर हट की राह पर आगे बढ़कर कोर्ट का आश्रय लेना चाहे तो फिर सीएम सुक्खू का क्या होगा। आइए बन रही स्थिति को समझने के लिए उत्तराखंड में घटी उस हूबहू घटना को जानते हैं जिसने न केवल बागियों के इरादे को तगड़ा झटका दिया था, बल्कि सभी पार्टियों के आगे कानूनी दूरदर्शिता की एक अद्भुत नजीर भी पेश की थी। जरा रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के जिन 6 बागी विधायकों के कारण हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भूचाल आया और जिनके कारण मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सियासी समझ पर बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लग गया, वो बागी विधायक गुरुवार को अपनी सदस्यता से हाथ धो बैठे। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए दल बदल विरोधी कानून के प्रावधान के अंतर्गत 6 के 6 बागी विधायकों को अयोग्य करार देते हुए विधायकों की सदस्यता उनसे छीन ली। इसी के साथ बागियों के बड़ा झटका खाते हुए इन सीटों पर उपचुनाव लड़ने की पात्रता भी खो दी। गौर कीजिए कि 6 की विधायकी खत्म हो जाने के बाद अब सदन में 62 सदस्य बच गए हैं, जिसकी वजह से अब सरकार को बहुमत के लिए 32 विधायकों की आवश्यकता है। कांग्रेस के पास 34 विधायक बचे हैं। 25 विधायकों वाली भाजपा को अगर 3 निर्दलीय विधायकों का समर्थन हासिल है भी तो भी साफ है कि कांग्रेस के पास अब भी संख्या बल है, यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सिर पर मंडरा रहा सियासी संकट कुछ हद तक टल गया। कुछ हद तक इसलिए क्योंकि स्पीकर कुलदीप पठानिया ने बागी विधायकों को लेकर जो फैसला सुनाया वो अंतिम फैसला नहीं है। अगर बागी विधायक चाहे तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। इससे पहले कि आगे बढ़े, हिमाचल प्रदेश की सियासत के बुनियादी और आंतरिक ढांचे को समझना जरूरी है। ये जानना जरूरी है कि एक ही पार्टी एक ही सरकार में धड़ेबाजी का कारण क्या है। देखिए, यूं तो ये गुटबाजी 4 दशक पुरानी है, लेकिन बात सिर्फ इस पीढ़ी की करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। पार्टी के कुछ लोग थे जो चाहते थे कि सुक्खू को सीएम तख्त पर बैठाया जाए। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि 4 दशक से अधिक समय तक राज्य में कांग्रेस का नेतृत्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी और राज्य पार्टी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए। विधायक न होते हुए भी प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा था, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सीएम पद के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू को चयन किया। इससे वीरभद्र खेमा नाराज हो चला। इसमें स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य भी शामिल थे, जिन्हें सुक्खू सरकार में मंत्री पद भी दिया गया है। माना जा रहा है कि 1.5 साल से वीरभद्र खेमा अंदर ही अंदर उबल रहा था और मौका पाते ही इस धड़े ने राजनीतिक विस्फोट कर भी दिया। क्रॉस वोटिंग करके सुक्खू सरकार को हिला दिया और इंतजार करने लगे हाईकमान द्वारा मुख्यमंत्री बदले जाने का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाकी विधायकों को उल्टी चोट खानी पड़ी। इनकी विधायकी छीन ली गई। अब ये कोर्ट जाते भी हैं तो लगता नहीं है कि इन्हें वहां भी राहत मिलेगी। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि बागी विधायकों को राहत मिलना मुश्किल है? क्योंकि हिमाचल में जो स्थिति आज है वो उत्तराखंड में 2016 में बनी थी। आज इस तरह मुख्यमंत्री सुक्खू के लिए सरकार बचाना चुनौती बन गई है, ठीक इसी तरह 2016 में उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत सरकार भी गिरते गिरते बची थी। दरअसल 2016 में उत्तराखंड कांग्रेस के 9 विधायक बागी हो गए थे। कांग्रेस के 9 विधायक भाजपा के पाले में बैठ गए तो सरकार अल्पमत में आ गई। तब उत्तराखंड के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुजवाल ने भी हिमाचल प्रदेश के स्पीकर कुलदीप पठानिया की तरह ही बागी विधायकों को अयोग्य कहते हुए बर्खास्त कर दिया था। लेकिन सियासी ड्रामा यहाँ समाप्त नहीं हुआ। प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लग गया। हरीश रावत के आगे बहुमत साबित करने की चुनौती थी। जब उन्होंने कोर्ट से शक्ति परीक्षण की इजाजत ली तब ये सवाल खड़ा हो गया था कि ये बागी विधायक फ्लोर टेस्ट में बलिदान दे पाएंगे या नहीं। बागी विधायक अगर कोर्ट जाते हैं और स्पीकर के फैसले को चुनौती देते हैं तो कोर्ट क्या कहेगा। बताएं कि तब जो हुआ वो आज के संदर्भ में नजीर से कम नहीं।
दरअसल बागी विधायक स्पीकर के फैसले को चुनौती देने सबसे पहले नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचे थे, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने भी कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को करारा झटका देते हुए उनकी सदस्यता को अयोग्य बताने वाले विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराया। बागी विधायक शांत नहीं बैठे, वे गए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने। जब कांग्रेस के बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को सही ठहराने वाले नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख किया और कहा कि विधानसभा स्पीकर के पास विधायकों को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है, तब सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों की ओर से दायर की गई याचिका पर फाइनल सुनवाई करते हुए केस को स्थगित कर दिया, यानी कि बागी विधायकों को राहत नहीं दी। बताइए कि सुप्रीम कोर्ट से ना तो बागी विधायकों को सदस्यता के मामले में कोई राहत मिली और ना ही तब उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट में मतदान की इजाजत दी थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से तब हरीश रावत की सांस में सांस आई थी और हो ना हो उनकी पेश की तब की नजीर अब सबको सरकार को बल देने का काम कर रही है। तभी तो स्पीकर के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की संभावना होने के बावजूद सीएम सुक्खू बेफिक्र दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर भाजपा की चाल को काटने की संतुष्टि, वीरभद्र खेमे को पहली हार देने की साख और बागी विधायकों को झटका पहुंचाने का दम तीनों झलकता देखा जा सकता है। आप इस बारे में अपना मत जरूर साझा करें। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर